हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर शुरू किए थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसका मैं थ्योरी बताया था और अकाउंटिंग एंट्री बताना शुरू किया था और एक स्टेप बता दिया था। आज हम सेकेंड स्टेप ऑनवर्ड पढ़ेंगे। देखो, स्टेप 2, ट्रांसफर all liabilities to the credit side of a realization account. इसका एंट्री होगा आउटसाइड लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके इस एंट्री के सामने में लिखो इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू। मतलब स्टेप 2 में जितना भी आउटसाइड लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी क्या होता है आप लिख के रख सकते हो। आउटसाइड लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, बैंक लोन आएगा, बिल्स पेबल आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा। जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटी हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का वो पार्ट जो लाइबिलिटी है वो आएगा। ये सब आउटसाइड लाइबिलिटी हैं, ठीक है। ये सब अगर बैलेंस शीट में अपीयर कर रही हैं तो इनको आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे। और चूंकि ये लाइबिलिटी है तो ये डेफिनेटली शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस। अभी आपने इस एंट्री में लायबिलिटी को डेबिट किया तो मतलब लायबिलिटी अकाउंट क्लोज हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, स्टेप 1 से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं। स्टेप 1 में हमने सारा एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया था। मतलब हमने सारा एसेट को लॉस माना, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया, मतलब सारा एसेट का बुक वैल्यू जो था उसको लॉस माना। मतलब हमने ये एज्यूम किया एक्चुअली मन में कि फर्म तो डिसॉल्व हो गया, सारा एसेट नुकसान, ऐसा एज्यूम किया हमने। सारा एसेट नुकसान तो सारा लॉस हो गया। ये मात्र एक एजम्पशन है। फिर स्टेप 2 में हमने सारा लायबिलिटी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया। मतलब हमने एज्यूम किया कि फर्म तो बंद हो गया है, लायबिलिटी पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये हमारा फायदा, ऐसा हमने एज्यूम किया। इसीलिए पहला एंट्री में स्टेप 1 में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ था और स्टेप 2 में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। ये असम्पशन याद रखना, आगे जाके काम आएगा। मैं जब भी बात जो बोल रहा हूं नेक्स्ट आगे वाले स्टेप में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, जिस प्रकार स्टेप 1 का नोट लिखे थे स्टेप 2 का भी नोट लिखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉमा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कॉमा, जनरल रिजर्व, कॉमा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, not being outside liabilities,
not being outside liabilities will not be transferred to realization account. नोट वन में मैंने आपको क्या बताया कि पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन अकाउंट, accumulated profit like general reserve, profit and loss account, these all belongs to partner, the owner of the business. They are not outside liability, so they will not be transferred to realization account. Clear? Illustration हम जो देख रहे थे लास्ट क्लास वो शायद था इलस्ट्रेशन 10 देखो एक बार। इसका स्टेप 1 का एंट्री कर चुके थे हम, अब स्टेप 2 का देखो। क्रेडिटर 45,000 है, ये आउटसाइड लायबिलिटी है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। देखो नेक्स्ट पेज में जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है उसमें लिखा है ना बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर। फिर देखो फिर देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 40,000 है और बाहर में उसका लायबिलिटी नहीं दिया है। जो बाहर में 4 बिट है एडजस्टमेंट का, उसमें उसका लायबिलिटी नहीं दिया है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड तो एक प्योर प्रॉफिट हो गया, ये तो एक तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का वो पार्ट जो लायबिलिटी है सिर्फ उतना ही रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। यहाँ लायबिलिटी बाहर में दिया रहता है, आपका नंबर क्यू एडमिशन का, रिटायरमेंट का, इतना क्लेम है बोलता है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम का अमाउंट दिया रहता है, तो जितना क्लेम रहेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। बट यहाँ तो क्लेम दिया ही नहीं है, तो क्लेम है ही नहीं, तो सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? फिर अब देखो इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन सेवेंटीन देखो, इसका लायबिलिटी साइड देखो। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर है, ये एक आउटसाइड लायबिलिटी है, ये आएगा, चेक करो आया है रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर बिल्स पेबल है, ये भी एक आउटसाइड लायबिलिटी है, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा, देखो आया है। लोन बाय मिसेस ए, ये तो नहीं आना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा कि पार्टनर का लोन नहीं आता है, अभी लिखाया भी आपको मैंने, बट ये लोन बाय मिसेस ए आएगा, चेक करो आया है। क्यों आएगा? क्योंकि लोन बाय मिसेस ए है, ए की वाइफ लोन दी है फर्म को, पार्टनर तो ए है, पार्टनर तो ए है, तो लोन बाय मिसेस ए पार्टनर्स लोन नहीं है, ये एक आउटसाइडर्स लोन है, ये एक आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, तो ये आएगा। फिर लिखा है लोन बाय मिसेस बी, ये भी आएगा,
ये लोन मिसेस बी दिया है, ये वाइफ का लोन हुआ, लोन पार्टनर तो बी है, तो ये भी आएगा, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है। फिर लोन बाय बी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बी तो पार्टनर है और पार्टनर का लोन नहीं आता है। क्लियर? हाँ। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेफिनेटली आएगा। एक बात ध्यान रखना, कोई भी रिजर्व जो एसेट के अगेंस्ट में है वो क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में है ना, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में है, और इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व अगेंस्ट एसेट, तो ये आएगा रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चेक करवाया है। फिर ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो पार्टनर्स कैपिटल है। समझ में आया? स्टेप 2, हाँ स्टेप 2 समझ में आया बच्चे लोगों? ठीक है, आप लिखो स्टेप 3। स्टेप 3, entries on disposal of asset, entries on disposal of asset। अब हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसका लिखो। इसका हम 3 केस पढ़ेंगे, स्टेप 3 का 3 केस। केस 1, इफ सोल्ड इन मार्केट, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के समय फर्म का एसेट को मार्केट में बेचा गया, उसके लिए क्या एंट्री होगा? ये कॉमन है, केस ए प्राय हर क्वेश्चन में होगा। ठीक है, इसका सिंपल एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ये एंट्री के सामने में लिखो ब्रैकेट में सेल प्रोसीड। क्वेश्चन में आपको क्लियरली लिखा रहेगा कौन कौन सा एसेट हम मार्केट में बेचे, उन सब एसेट को बेच कर कितना पैसा मिला वो दिया रहेगा, उन सबको ऐड कर देना और एक ही एंट्री करना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ये एंट्री इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान रखना जितना में बिका एक्चुअल सेल प्रोसीड वही लेना, जितना में बिका, जितना पैसा हमको मिला उसको बेचकर। ठीक है, बुक ओपन करो, वो एक बार इलस्ट्रेशन 10 निकालो। देखो एसेट साइड में बैंक है, बैंक तो बिकेगा नहीं, डेटर है, डेटर से हमको कितना पैसा मिला है 55,000, डेटर से कितना मिला है 55,000। फिर नेक्स्ट एसेट है स्टॉक। स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन है बिट 1 में कि स्टॉक का 40% को शांति ले गई,
हाँ, और रिमेनिंग स्टॉक को बेचा गया 40,000 में। बेचा गया मतलब मार्केट में ही बेचा गया। तो स्टॉक से हमको मिला 40,000, स्टॉक से हमको मिला 40,000। इसमें वही अमाउंट लिखना है जो हमको एसेट को मार्केट में बेच के मिला पैसा। ठीक है। उसके बाद हमको दिया है बैलेंस शीट में फर्नीचर। फर्नीचर को बेच के हमको मिला 80,000, बिट 1 में लिखा है। फर्नीचर को बेच के हमको मिला है 80,000, ये बिट 1 में लिखा है। और उसके बाद है मशीनरी 1,30,000, उसको हमने बेचा 60,000 लॉस में। बिट 2 में लिखा है कि हमने उसको बेचा 60,000 लॉस में। तो मशीन का बुक वैल्यू कितना दिया है बैलेंस शीट के अंदर? 1,30,000, 1,30,000। आपने उसको 60,000 लॉस में बेचा, आपने उसको 60,000 लॉस में बेचा, तो कितना पैसा आपको मिला? 70,000 रुपया। कितना पैसा उसको आपको मिला? 70,000 रुपया। तो ये चारों का सम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ये चारों का सम आएगा 5, 9, 9, 9, 9, 8, 17, 17, 7, 24, 2,45,000 आएगा। इसका एंट्री क्या लिखा है हमें? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट। बट यहां पर क्या आएगा? बैंक। बैंक क्यों आएगा? क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक दिया है। ये कंसेप्ट हम फॉलो करते आ रहे हैं एडमिशन में और रिटायरमेंट में। अगर बैलेंस शीट में बैंक लिखा है तो बैंक लिखना है, तो बैंक है, तो ये एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक। चेक करो आया है, सॉल्यूशन चेक करो। रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में आया ना बाय बैंक, एसेट रियलाइज। हाँ, स्टॉक का देखो दिया है 55,000, नहीं, स्टॉक का दिया है 40,000, स्टॉक का दिया है 40,000। इन्वेस्ट फर्नीचर का 80,000। ये सब इनर कॉलम में लिखना है आपको, लिखोगे तो लिख देना बेटर रहता है। ये सब इनर कॉलम में आएगा क्योंकि मेन कॉलम में तो ये अमाउंट जाएगा। फिर देखो फिर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का 20,000। इन्वेस्टमेंट हम अभी लिखे नहीं है, वो लिखेंगे भी नहीं, अभी बाद में लिखेंगे। क्यों बताऊंगा तुमको। इन्वेस्टमेंट बुक वाले ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है। हाँ, तो कोई चिंता वाला बात नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा आपको क्यों हमने नहीं लिखा। फिर लिखा है बुक वाले ने मशीनरी का 70,000, वो हमने भी लिखा है। फिर लिखा है बुक वाले ने डेटा का 55,000, वो हमने भी लिखा है। तो हम लोग का टोटल आ रहा है 2,45,000। बुक वाले का टोटल आ रहा है 2,65,000, है ना। हम लोग का आ रहा है 2,45,000। वो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कोई चिंता करने का बात नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट का लिखेंगे समय आने पर। क्या है, समय कब आएगा बताऊंगा आपको इसके बारे में। ठीक है ना, तो ऐसे लिखोगे, ये सब इनर कॉलम में रहेगा। बाय बैंक लिखोगे, ब्रैकेट में एसेट रियलाइज्ड जैसे बुक वाले ने लिखा है, फिर उसके अंडर में ये सब लिखोगे नाम के साथ कौन कौन सा एसेट है। ये शायद डेटर है, ये फर्नीचर है, जो जो नाम रहेगा लिखकर
अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे और ये अमाउंट मेन कॉलम में जाएगा। ठीक है, ये स्टेप 3 का केस 1 गया। केस 2, स्टेप 3 का केस 2, इफ टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, अगर फर्म का कोई एसेट को पार्टनर ले जा रहा है, अगर फर्म का कोई एसेट को पार्टनर ले जा रहा है, हो सकता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सारा एसेट नहीं बिक रहा हो, मान लो इन्वेस्टमेंट नहीं बिक रहा है या स्टॉक नहीं बिक रहा है या मशीन नहीं बिक रहा है, तो कोई एक पार्टनर बोला चलो मेरे को जरूरत है मैं ले लेता हूं, फुकट में नहीं लेगा, वो पैसा देगा, पैसा देगा। इनफैक्ट वो बोलेगा मेरा कैपिटल से एडजस्ट कर लूं, मेरे को उतना पैसा कम दे देना। ठीक है ना, तो वो तो है दे ही रहा है इनडायरेक्टली फर्म को। ये एक तरह का ड्राइंग हुआ, ये एक तरह का ड्राइंग हुआ अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाएगा तो। ठीक है, उसका एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक तरह का प्रॉफिट है, एक तरह का प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है बताऊंगा तुमको। हाँ, और इसमें कौन सा अमाउंट लिखोगे, एग्रीड वैल्यू, अमाउंट कॉलम में लिख दो एग्रीड वैल्यू। मतलब जो पार्टनर एसेट लेगा ना वो तो फर्म को बोलेगा ना भाई मैं किस वैल्यू में ले रहा हूं, मैं किस वैल्यू में ले रहा हूं वो पक्का बोलेगा। तो जिस वैल्यू में वो लेगा उसी वही वैल्यू आप लिखोगे। ये क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे। हाँ, इलस्ट्रेशन 10, देखा बिट 1 देखो, इसमें लिखा है शांति took over 40% of the stock at 10% less than book value। शांति एक पार्टनर है, वो फर्म का स्टॉक ले गई, सारा ने ली, 40% ली। तो और वो भी 10% लेस में, वो भी 10% लेस में। देखो स्टॉक का वैल्यू हमको दिया है, बैलेंस शीट देखो, 85,000 स्टॉक का वैल्यू दिया है बैलेंस शीट में 85,000। और क्वेश्चन में लिखा है शांति 40% स्टॉक ली है, तो इसका 40% निकालोगे, इसका 40% निकालोगे, 85,000 का 40%, तो ये आएगा 2 0 आएगा, 4 इंटू 0 दो बार है, 4 5 जा 20, 0 2 34 आएगा ये ला। अब 34,000 का स्टॉक शांति ली है, शांति 40% स्टॉक ली है ना, मतलब 34,000 का स्टॉक ली है, वो भी 10% लेस में, 10% लेस में। तो 10% निकालोगे 34,000 का,
तो 3400 आएगा, ये माइनस करोगे तो ये 30,600 आएगा। मतलब शांति 34,000 बुक वैल्यू का स्टॉक 30,600 मिली, तो ये है एग्रीड वैल्यू, ये है एग्रीड वैल्यू। इस वैल्यू में एंट्री करना है आपको। इसका एंट्री क्या लिखा है मैं आपको, शांति लिया ना, तो शांति's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, सॉरी टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय शांति's कैपिटल अकाउंट। चेक करो आया है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया होगा बाय शांति's कैपिटल अकाउंट। देखो आया है ना, और अमाउंट भी ये है, देखो 30,600। समझ में आया? अब स्टेप 3 का केस 3। अच्छा पहले तुमको और एक बात बताऊं, स्टेप 3 का हम जो दो एंट्री पास किए, दोनों में रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट किए और दोनों में एसेट को डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो जब एसेट को डिस्पोज ऑफ करोगे मतलब बेचोगे, तो जितना पैसा आएगा वो सारा को इनकम मान लोगे। क्यों? क्योंकि स्टेप 1 में अब एज्यूम किए थे कि फर्म डिसॉल्व हो गया तो सारा एसेट को लॉस माने थे, सारा एसेट को लॉस माने थे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किए थे। अब सारा एसेट, अब एसेट बेच कर जितना पैसा आएगा तो सारा इनकम मान लेंगे। ठीक है, हो गया, हम सारा लॉस मान चुके हैं ना, सारा एसेट को लॉस मान चुके हैं। अब वो एसेट बिक कर जितना भी पैसा लाएगा वो सारा इनकम है। क्लियर? अब स्टेप 3 का केस 3 लिखो। इफ टेकन अवे बाय एनी क्रेडिटर, if taken away by any creditor, तो लिखो नो एंट्री। अगर फर्म का कोई एसेट को कोई क्रेडिटर ले जाएगा तो कोई एंट्री करने का दरकार नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि स्टेप 1 में हम एसेट अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, स्टेप 2 में हम क्रेडिटर मतलब आउटसाइड लायबिलिटी को क्लोज कर चुके हैं, तो दोनों अकाउंट तो क्लोज हो गया है। तो अगर कोई क्रेडिटर लायबिलिटी एसेट ले जाएगा तो हम ये मानेंगे ना वो एसेट बिका ना वो क्रेडिटर को पे करना है, ना वो एसेट बिका ना वो उस क्रेडिटर को पे करना है, तो एंट्री की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। स्टेप 4, एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। स्टेप 3 में सारा एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिए, पैसा आ गया हमारे पास, फर्म के पास। अब फर्म उस पैसे से लायबिलिटी पे करेगा, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है, सारा एसेट बेचना है, सारा लायबिलिटी पे करना है। सारा एसेट तो बिक गया, अब लायबिलिटी को पे करना है। लायबिलिटी को पे करते हो पहले आउटसाइड लायबिलिटी को पे करेंगे। हाँ, स्टेप 4, एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। केस 1, इफ पेड बाय फर्म, इफ पेड बाय फर्म, सिंपल एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड
टू कैश और बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? और ब्रैकेट में लिखो विद एक्चुअल अमाउंट पेड, विथ एक्चुअल अमाउंट पेड। ठीक है, एक लायबिलिटी को कितना अमाउंट पे करना है क्वेश्चन में लिखा रहता है। अगर बाई चांस नहीं लिखा है तो इम्प्लाइड है, जितना बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है उतना ही पे करना है। और कितने बार तो क्वेश्चन ये भी नहीं बोलता कि आउटसाइड लायबिलिटी को पे करो बोल के, वो भी इम्प्लाइड है, बोले ना बोले पेमेंट करना है आपको। ठीक है, और एंट्री क्या लिखा है मैंने आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि स्टेप 2 में अब एज्यूम किए थे कि फर्म डिसॉल्व हो गया, लायबिलिटी पे नहीं करना पड़ेगा, हमारा फायदा, ऐसा एज्यूम किए थे स्टेप 2 में। अब स्टेप 4 में जितना अमाउंट पे करेंगे वो हमारा नुकसान। ये हम इनकम एज्यूम कर चुके हैं सब लायबिलिटी को स्टेप 2 में, अब जितना पेमेंट करना पड़ेगा वो नुकसान, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ। क्लियर, समझ में आया? ओके, देखो इसी क्वेश्चन में देखो आउटसाइड लायबिलिटी, इलस्ट्रेशन 10 वही क्वेश्चन। यहाँ आउटसाइड लायबिलिटी एक ही है, क्रेडिटर। यहाँ आउटसाइड लायबिलिटी एक ही है, क्रेडिटर, और क्रेडिटर को पे करने के लिए बाहर में कुछ नहीं बोला है। क्रेडिटर को पे करने के लिए बाहर में कुछ नहीं बोला है, नहीं बोला है। तो एम्प्लॉयड है कि पेमेंट करना है, एम्प्लॉयड है कि पेमेंट करना है। तो एंट्री होगा रिलेशन टू कैश टू बैंक। इस क्वेश्चन में रिलेशन टू बैंक, देखो रिलेशन टू बैंक आया है ना, वो दो अमाउंट का पेमेंट दिखाया है, एक क्रेडिटर का 45,000 और एक आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल मैंने अभी आपको बताया नहीं, बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, फिर लिखो स्टेप 5, एक्सपेंसेस ऑन, नहीं लिखो ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जो फिजिकली हमारे पास है, जो फिजिकली हमारे पास है लेकिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इन्वेस्टमेंट, हम आज से कुछ साल पहले किसी कंपनी का शेयर खरीदे थे, वो इन्वेस्टमेंट है। मान लो उस कंपनी का शेयर एक साल के बाद मार्केट में बहुत गिर गया, बहुत ड्रास्टिकली उसका वैल्यू कम हो गया, हमको लगा ये लॉस है, हमने सारा लॉस उसी साल, पिछले साल या उसके अगले साल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट नहीं है, क्योंकि वो लॉस मान के हम पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। लेकिन वो शेयर तुम फाड़ के फेंकेंगे नहीं, शेयर को तो अपने पास रखे रहेंगे, ये सोचकर कि फ्यूचर में अगर कभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा तो उसको बेचेंगे और जो पैसा मिलेगा मिलेगा। अब मान लो डिसोल्यूशन के टाइम वो एसेट, वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू थोड़ा मार्केट में बढ़ गया है और हमने बेचा और हमको कुछ पैसे मिले,
इसको बोलते हैं सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। एक ऐसे एसेट का सेल कर रहे हैं हम जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं कर रहा है, लेकिन फिजिकली हमारे पास है, और इसका एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस एंट्री के बारे में थोड़ा लिख के रखो। सिंस these assets ब्रैकेट में unrecorded, these assets ब्रैकेट में unrecorded are not appearing in the balance sheet, so they will not be transferred to realization account along with other asset in step 1. But if any amount is realized from the sale of such asset, but if any amount is realized from the sale of such asset, and following entry will be passed. एंट्री मैंने आपको लिखा दिया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मैंने क्या लिखा है समझा दे रहा हूं। क्योंकि ये एसेट बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है, तो स्टेप 1 में जब बाकी एसेट ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसको नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसको बेचकर कुछ पैसा मिलता है तो एंट्री करेंगे। क्या? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब इलस्ट्रेशन 10 देखो, उसका बिट 2 में लिखा हुआ है एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट was sold for 20,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए तो बोल रहा है इसको अनरिकॉर्डेड। ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं है, इसलिए इसको बोल रहा है अनरिकॉर्डेड। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को हमने बेचा 20,000 में, तो उसका एक ही एंट्री मैंने आपको लिखाया, क्या? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक, चेक करवाया है ना, बुक वाला इन्वेस्टमेंट इसी के साथ मिला दिया था, जो एसेट लिखा था बहुत सारा उसी के साथ मिला दिया था। तुम अलग से भी लिख सकते हो, बाय बैंक ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड। बात समझ रहे हो? वो 20,000 रुपया बाकी एसेट के साथ मिला दिया, बाय बैंक जब लिखा है स्टॉक फर्नीचर के साथ ही मिला दिया है, तुम उसको अलग से भी लिख सकते हो, मिला के भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है। समझे? फिर लिखो ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह होता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब एक ऐसा लायबिलिटी जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर कर रहा है, सॉरी, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं कर रहा है, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब एक ऐसा लायबिलिटी जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं कर रहा है। बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमको पेमेंट करने को बोला है या पेमेंट करना पड़ रहा है, उसके बारे में लिखो। सिंस these liabilities are not appearing, since these liabilities are not appearing in the old balance sheet, they will not be transferred to realization account along with other liabilities
along with other liabilities in step 2. But if any amount is paid, then following entry will be passed. एंट्री होगा रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए जो लिखा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए प्राय वही लिखा है, पता है, लेकिन एंट्री उल्टा हो जाएगा. वहां एसेट बेचने से पैसा आ रहा था, लायबिलिटी पे करने से पैसा जाएगा. ठीक है, तो इसका एंट्री होगा रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. वही देखो इलस्ट्रेशन 10 देखो, इसमें एडजस्टमेंट में देखो बिट 4, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर. लेकिन देखो बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, मतलब ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुआ. ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुआ. अब ये कितने का लायबिलिटी है? लायबिलिटी कितने का है बोला नहीं है, जरूरत भी नहीं है हमको. हमने 19,000 रुपये पे किया, हमने 19,000 पे किया. सिंपल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखा है ना टू बैंक, उसके नीचे में है ना आउटस्टैंडिंग रिपेयर फॉर बिल. मैंने बोला बात बताऊंगा 19,000, ये मिला के लिख दिया है. तुम अलग भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? ये आपका स्टेप 5 तक हुआ, शायद 4 तक 6 तक हुआ, 6 तक हुआ ना. तो आज इतने ही पढ़ेंगे. कमिंग क्लास स्टेप 9 तक कंप्लीट करेंगे और नंबर दूंगा आपको. बट जितना पढ़ाया हूं उसको पढ़ के रखना, आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट क्लास जब नंबर दूंगा आपको. ठीक है बच्चे लोगों, चलो हैव अ नाइस डे.